वक्त हमारे साथ एक्स एमएलए अली इमरान खान सिद्दीकी साहब मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज हैं। छोटा सा इंटरव्यू के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारे कुछ सवाल हैं। पहले तो सर खैरियत से हैं? जी, आप लोगों की दुआ है। सबसे पहला सवाल तो हमारा यही है, बदलते हिंदुस्तान और बदलती राजनीति के हवाले से आपका क्या कहना है? बस बदलते हालात और राजनीति को देखते हुए ये कह सकते हैं कि अब जमहूरियत बुरी तरह से ख़तरे में है, और जिस जमहूरियत को हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने शहादत दी, आज उनकी शहादत को बेमायने बनाने की कोशिश की जा रही है। और जमहूरियत को ख़त्म करने की जो साजिश है वो SIR के आड़ में बिहार में दिखाई दे रहा है, और उसी साजिश को पूरे बंगाल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में अंजाम तक पहुंचाने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। इसके खिलाफ जो है एक मुहिम पूरे देश भर में, तमाम देश के जो भी शहरी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जमहूरियत को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उनके इस गलत मंसूबे को नाकामयाब करने के लिए एकजुट होकर रास्ते पे उतरने की ज़रूरत है। गठबंधन को जो इतनी कम सीटें क्यों मिली है, असल गलती कहाँ आपके साथ? नहीं, देखिए, गलती नहीं है। गठबंधन अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। ये जो नतीजा सामने आया है चुनाव का, ये नतीजा जो है कहीं ना कहीं गठबंधन के तमाम नेता, कर्मी, समर्थक सबको ठेस पहुंचाया है। उनकी सोच के खिलाफ ये नतीजा आया है। लेकिन ये हार गठबंधन का नहीं है, ये हार जमहूरियत का है, और जमहूरियत को हराया जा रहा है मौजूदा सरकार की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से। अफसोस इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी जिम्मेदारी है कि चुनाव को देश में सही तरीके से करना। लेकिन अभी देखा ही जा रहा है कि निर्वाचन कमीशन जो है वो बीजेपी के गोद में बैठकर बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। तो ये संविधान के खिलाफ और देश के जमहूरियत के खिलाफ काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ जो है एकजुट होने की ज़रूरत है, और इस हार से जो है गठबंधन को जितना नुकसान नहीं है, उससे ज़्यादा इस मुल्क को नुकसान है। नहीं तो ये पक्ष के तरफ से, खासकर बीजेपी की ही तरफ से तो आरोप ये है कि आवाम ने गठबंधन पर भरोसा नहीं किया। गठबंधन पे भरोसा नहीं किया, ये तो बीजेपी कह रही है। लेकिन सवाल ये है, अगर बीजेपी के कहने की बात में कोई सच्चाई होती तो आज नीतीश कुमार का घर क्यों घेराव हो रहा है? आज बिहार में, पटना में इलेक्शन कमीशन के घर पे आग क्यों लगाया जा रहा है? आज लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। चारों तरफ जो है इस चुनाव को रद्द करने की मांग उठ रही है। क्यों उठ रही है? तो ये इस बात को साबित करता है कि जो इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से इलेक्शन कराने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही है। और इलेक्शन कमीशन का जो डेटा सामने आया है वो खुद में एक सवाल खड़ा करता है कि वो कह रही है कि 67% पोल हुआ है। तो भाई, और उन्हीं का हिसाब है SIR के बाद जो नया वोटर लिस्ट बना है उसमें 7 करोड़ 42 लाख वोटर है। तो भाई 7 करोड़ 42 लाख वोटर आप ही बता रहे हैं, और फिर आप कहते हैं 67% पोल हुआ है। तो 67% अगर पोल हुआ तो वो तकरीबन 5 करोड़ पोल होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 करोड़ 45 लाख पोल कैसे हो गया? तो ये 2.5 करोड़ वोटर कहाँ से आ गए? एक और सवाल है साहब, आप वरिष्ठ हैं, बहुत दिनों से राजनीति में हैं। अभी आप भी जो है बिहार के इलेक्शन में आप भी गए थे, तो आपने भी कहीं ना कहीं से MIM के ऊपर आप पर भी आरोप लगाया गया, आप भी लगाते थे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? जो बीजेपी का बी टीम वगैरह जो कहा जाता है कि हम इसी बीजेपी का बी टीम, मैं सच्चाई है या नहीं वो मैं नहीं कह रहा। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि कोई बी टीम है। मैंने ये बात कही है कि जिस तरीके से काम को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता है। इसलिए अगर फायदा बीजेपी को पहुंचाया जाए तो पहुंचाने वाली पार्टी को आप क्या कहेंगे, ये मैंने कहा है। तो वो बी टीम की तरह काम कर रही है, यही कहा जाएगा। ये बात मैंने कही थी। और आज अमित शाह ने आके पटना के सरजमीन पर जो बात कही कि 80% और 20% में बांट दिया जाएगा, ये बात मोदी ने भी कही, 80-80-20 का फॉर्मूला। तो आज वो चीज़ तो सामने आ गया। बिहार में मुसलमान एक तरफ कर दिया जा रहा है, हिंदू एक तरफ कर दिया जा रहा है। गठबंधन को जो सेकुलर फोर्स था,
जो जमहूरियत पसंद लोग थे, जो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा होकर देश में आज सुकून से रह सकें, उस ताकत को कमज़ोर किया जा रहा है। और उस ताकत को कमज़ोर करने में जिस तरह बीजेपी काम कर रही है, वो 80% हिंदुओं को एक तरफ लाने की बात कर रही है और एक तरफ ये 18% मुसलमानों को एक तरफ लाने की बात कर रहा है। तो बीच में कमज़ोर कौन हो रहा है? बीच में अमन पसंद लोग, साथ मिलकर चलने वाले लोग, एकजुट रहने वाले लोग, एक ताकत जो देश की सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत को कमज़ोर किया जा रहा है। अच्छा, ये भी तो एक सच्चाई है ना सर के आप समझिए कि आप राजनीति को खूब जानते हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस एक पुरानी पार्टी, लेकिन उनकी कितनी सीटें आई और एमआईएम की कितनी सीटें आई? यही तो सवाल है कि जहां तो इससे चुनाव के बाद तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को जीत दिखाई जा रही थी कि एनडीए हर जगह जीत रहा था, वहां बीजेपी या उसकी जो एनडीए है वो हार रही थी, गठबंधन जीत रहा था। मैंने गलत बोल दिया कि गठबंधन जीत रहा था, एनडीए हार रही थी, एमआईएम हार रही थी। लेकिन नतीजा जब सामने आया तो एमआईएम जीत रहा है और एनडीए जीत रही है और महागठबंधन हार रहा है। तो भाई दोनों तरफ जो है, जो आज कट्टरपंथी पार्टी के तौर पर जाने पे बीजेपी को हम मानते हैं कि वो एक मजहब की बात करती है और एक तरफ एमआईएम ये भी एक मजहब को लेकर चल रही है, तो दोनों जीत रहे हैं। तो इसका बीच में कमजोर कर दिया गया महागठबंधन को। तो ये साजिश के तहत हो रहा है, जिसका नतीजा मानने के लिए अब आवाम तैयार नहीं है, इसलिए आज बगावत हो रहा है। अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लोग जा रहे हैं, ये इलेक्शन को रद्द करने की बात हो रही है। अच्छा, तो ये बिहार इलेक्शन का कितना प्रभाव पड़ेगा बंगाल में? देखिए, बिहार का इलेक्शन का प्रभाव बंगाल में कितना पड़ेगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि बंगाल में जो लोग हैं कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर लोग बिहार से सीख लें कि आज बीजेपी की सरकार वहाँ बन रही है, तो इस सरकार को बनने में कहीं ना कहीं महागठबंधन कमजोर होने की वजह से बन रही है। अगर बंगाल के लोग भी यहाँ पर सेकुलर ताकतों को कमजोर करते हैं तो बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। तो एक मुद्दा और है, खासकर बंगाल में। अच्छा सर, आप ये बताएं कि बंगाल में खासकर मुद्दों पर चुनाव, नौजवानों का ये सवाल है कि मुद्दों पे यहाँ चुनाव नहीं होता है। जैसे रोजगार नहीं है, पिछले कई दशकों से यहाँ कोई रोजगार का कोई वो व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि रोजगार क्यों नहीं हो रहा है हमारे क्षेत्र में, खासकर उत्तर दिनाजपुर? मसला यह है कि चुनाव जो है ना, हमारे देश का युवा मुद्दे पर चुनाव का वोट करना ही नहीं चाहता है। आज हमारा जो देश का युवा है वो खुद को कट्टर हिंदू बनाने में लगा हुआ है, कोई कट्टर मुसलमान बनाने में लगा हुआ है। देश का युवा, देश का जो एसेट है, देश का भविष्य है, उसकी तरफ उसका कदम आगे बढ़ाने के लिए आज हमारा देश का युवा का एक बहुत बड़ा तादाद है जो तैयार नहीं है। उसको गुमराह करके रखा गया है, वो युवा को उलझा के रखा गया है मंदिर और मस्जिद के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, जात पात के नाम पर, भाषा के नाम पर उनको लड़वाया जा रहा है, जिसकी वजह से पढ़ा लिखा नौजवानों के पास आज नौकरी नहीं है, नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं है, किसान को उसके फसल का कीमत नहीं मिल रहा है। जो बुनियादी ज़रूरत है, तालीम, सेहत, सड़क, पानी, ये जो हमारी ज़रूरतें हैं, बुनियादी चीज़ें, उस पर आज कोई सवाल नहीं उठता है। बिहार में अभी चुनाव हुआ, एक भी चुनाव में कहीं भी आपने भाषण में सुना कि नरेंद्र मोदी ने आके कहा कि हम बिहार में हॉस्पिटल बनाएंगे, बिहार में यूनिवर्सिटी बनेगी, बिहार की तरक्की की बात की? नहीं। उन्होंने आके यहाँ पर जाति की बात की, धर्म की बात की, और दूसरी तरफ और एक है वो भी आके जाति और धर्म की बात कर रहे हैं। तो भाई तरक्की की बात जब सियासत में हो नहीं रही है तो युवाओं को तरक्की से जोड़ेगा कौन? अभी आपने बात कही सर के हमारे क्षेत्र में, अच्छा एमएसपी पर हम लोग और राज्यों में बेच पाते हैं अपना जायदाद, गेहूं, धान वगैरह। यहाँ लोगों से अब जब हमने पूछा कि आप क्यों नहीं बेचते हैं, तो कहता है पैसा बहुत लेट मिलता है, बहुत ताखिर करके। फिर किसान लोग हैं वो जब तक बेचेंगे नहीं, पैसा मिलेगा नहीं, तो दूसरी खेती नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत आप जरा बताएं। जो कि हमारे यहाँ का जो भी किसान है ना, ये छोटा किसान है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर कर्ज लेके किसान अपनी खेती करता है, वो भी ब्याज में पैसा लेके। अब अगर उसकी फसल की कीमत 2-4 महीने लेट से मिले तो ब्याज बढ़ता है। तो ब्याज को कम करने के लिए वो चाहता है कि जितना जल्दी हो हम अपना फसल बेच के
अपना ब्याज मिटा दें, उससे जो भी बचता है उससे हम अपना परिवार चला लें, फिर अगली खेती हम करें। यही कोशिश में लगा रहता है और इसी में उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही है। और इसी का फ़ायदा आज सरकारी तौर पर भी हम लोग देख रहे हैं। ये जो धान खरीदा जाता है सरकार की तरफ से, यहाँ पर धान खरीदने के नाम पर किसानों का 5 किलो से 10 किलो धान ले लिया जा रहा है। तो ये 10 किलो धान जो ले रहे हैं ये गैर कानूनन तरीके से लिया जा रहा है और किसान उसमें भी खामोश है। ये 10 किलो ले रहा है लेकिन मेरा धान तो ले रहा है, हमको पैसा तो मिल जाएगा। तो उनके साथ जो लूट हो रहा है वो अपने हक को समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरा हक छीना जा रहा है। अफसोस इस बात का है। जैसे आज भी हमारे देश में जमहूरियत ख़त्म हो रही है, लेकिन हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको जमहूरियत समझ में नहीं आता है कि जमहूरियत है कौन सी चिड़िया का नाम। वोट आता है तो उनको लगता है ये एक आमदनी का जरिया है, जो पैसा देगा हम उसको वोट दे देंगे, जो हमको साड़ी देगा हम उसको वोट देंगे, जो हमको लुंगी पहना देगा हम उसको वोट देंगे। कोई ये तो गलत हो गई। खासकर जो आप लोग आते हैं, राजनेताओं का काम है आपको समझाना चाहिए लोगों को। अरे समझाने के समझ पाते हैं लोग। समझने के लिए भी लोगों को तालीम याफ्ता होना होगा। जमहूरियत जो है उसको समझने के लिए इल्म की ज़रूरत है। आज भी हमारे देश में साक्षरता मिशन चलता है। जिस देश में साक्षरता मिशन, देश की आज़ादी के 80 साल होने के बाद भी साक्षरता मिशन पर काम करना पड़े, तो इसी से समझ में आता है कि सरकार अभी तक हमको पूरी तरह से साक्षर नहीं बना पाई है, इसलिए स्कीम चल रहा है साक्षरता मिशन का। तो यही तो है, जब हम साक्षर ही नहीं हुए तो हम समझदार कहाँ से बनेंगे। तालीम पर एक छोटा सा हमारा सवाल है और ये आखिरी सवाल है। अभी हमारे क्षेत्र में चामोलिया, ग्वालपोखर, करंदी वगैरह में हमने जायजा लिया स्कूलों का। सरकारी स्कूल है, कहीं 4 टीचर है, कहीं एक ही टीचर है, जहाँ 18 से 20 से 22 टीचरों की दरकार है। तो वहाँ तो टीचर ही इतने कम है, तो बच्चों की फिर तालीम कैसे हो पाएगी? तो बच्चों की तालीम चाहता कौन है, ये सवाल मेरा इस इलाके से